क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं बेटा प्लांट फिजियोलॉजी, और प्लांट फिजियोलॉजी में ऑलरेडी हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन। रिवाइज करते रहना समय समय पर बेटा, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है फोटोसिंथेसिस, जिसके लेक्चर नंबर 1 में हमने जो है पूरा फोटोसिंथेसिस का आउटलाइन देखा। हमने देखा क्यों सिग्निफिकेंट है ये। मतलब लेक्चर नंबर 1 में हमने इस चैप्टर की सोल को टच करने की कोशिश की, और हमने इस चैप्टर के बाहरी रूप को देखा। मतलब हम समझ सकते हैं कि आउटर मार्जिन्स क्या चैप्टर में है, क्या पढ़ने क्या जा रहे हैं, इन चीजों पर हमने बात की। याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस प्लांट फिजियोलॉजी के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, और ऐसा कभी नहीं होता है कि एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन ना आए। कम से कम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने मिलेंगे। चलिए, तो आज हम लेक्चर में आगे बढ़ते हैं बेटा। तो लेक्चर में आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपसे पूछूंगा, जिसके आप मुझे उत्तर करेंगे। के पिछली क्लास में देखो बेटा, एक चीज तो हमने देखी थी कि जो भी हम खाते हैं, जो भी हमारा फूड है, वो हमको प्लांट से मिलता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। के फिर मैंने ये भी कहा था आपसे कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो भी हमें पौधों से ही प्राप्त होती है, ठीक है। आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जिनके आप उत्तर मुझे कमेंट में लिख भेजेंगे, जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि विच पिगमेंट, बड़ा आसान क्वेश्चन है, छोटी क्लास का क्वेश्चन है। विच पिगमेंट इन्वॉल्व्ड प्राइमरली इन फोटोसिंथेसिस, के कौन सा पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में मुख्य रूप से भाग लेता है। विच पिगमेंट इन्वॉल्व प्राइमरली इन फोटोसिंथेसिस, के कौन सा पिगमेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस में मुख्य रूप से भाग लेता है, और क्लोरोप्लास्ट में आपको वो कहां देखने मिलता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के। और क्लोरोप्लास्ट में वो पिगमेंट आपको कहां देखने मिलता है। मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पे, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन पे होता है, स्ट्रोमा में होता है, कहां होता है। तो आपको बताना है लोकेशन ऑफ पिगमेंट। जिस पिगमेंट के बारे में मैंने पूछा है उस पिगमेंट का आपको लोकेशन बतलाना है। क्लियर। और आपको बताना है कि कौन से मिनरल आयन, कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट इसको बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में उपयोग होने वाला प्राइमरली पिगमेंट कौन सा होता है, उस पिगमेंट का क्लोरोप्लास्ट में लोकेशन क्या होता है, और उसको बनाने के लिए कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। और ये मिनरल न्यूट्रिएंट में से एक वर्क करता है एज ए कैटलिस्ट और एक वर्क करता है एज ए सेंटर एटम। आपको दोनों को पहचानना है, समझ गए ना। क्लियर, याद आया कहां का क्वेश्चन है ये मिनरल न्यूट्रिशन वाला पोर्शन से क्वेश्चन लिया मैंने। चलिए, आज हम बात करेंगे बेटा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर। तो इसमें हमने एक काम, मेरी बात ध्यान सुनिएगा आप, ठीक है ना। मैं थोड़ा बड़ा हो जाता था कि आप मेरी बात को ध्यान सुने, ठीक है। आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि अभी हम जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का, वहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाता है। और क्रोनोलॉजी इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बाकी किसी चैप्टर में आपको साइंटिस्ट का एक लिस्ट नहीं बनवाया होगा, पर इस चैप्टर में साइंटिस्ट के लिस्ट से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। तो समझिए कि एग्जाम की डिमांड क्या है, और उस डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कीजिए। तो अब याद रखना, यहां पर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम 2 चीजों को शामिल करेंगे। एक तो जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लेंगे एज इट इज, और दूसरा हम कुछ ऐड करेंगे इसमें, जहां पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी, जहां से ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, उसको हम ऐड ऑन करेंगे। क्लियर। तो बिटवीन द एनसीईआरटी एंड बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी दोनों हम यस कवर करेंगे, है ना। चलिए, तो अभी तो बाहर निकलते हैं एनसीईआरटी से। नंबर 1 सबसे, अब देखो बेटा, जैसे मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है ना, आपको भी ऐसे ही नोट करना है। साइंटिस्ट के नाम लिखना है, एरो लगा के उसके बारे में लिखना है।
लिखना है मतलब लिखना है, ठीक है। और ये केवल स्क्रीनशॉट लेकर बाद में पढ़ लेंगे, बाद में बना लेंगे, ऐसे काम मत चलाया करो, ठीक है। आपको उसको पढ़ना है बेटा। देखो एक बात याद रखो अच्छे से कि ये आप मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हमारा नंबर आता है, क्या सिर्फ मेरे लिए या सिर्फ अपने लिए। यानी कई लोग जुड़े हुए हैं आपसे, इसलिए प्लीज के गंभीरता से पढ़िए, समझिए एग्जाम की गंभीरता को बेटा, है ना। चलिए, तो पहले साइंटिस्ट हैं एरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस। हम जानते हैं एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। हमके इन्होंने ह्यूमस थ्योरी दिया, यानी इनके समय में ये बात कब की है, तकरीबन ये 322 बीसी की बात है, ठीक है, ठीक है। सन एक बार और देखना, 322 384 बीसी की बात है। तो एक्चुअली में क्या है बेटा कि जो उस समय के लोग मानते थे ह्यूमस थ्योरी को, ठीक है। ह्यूमस थ्योरी का मतलब है कि पौधे को जो कुछ भी चाहिए होगा वो मिट्टी से ही लेगा, ठीक है। यानी पहले के लोग इस बात में यकीन नहीं करते थे कि फोटोसिंथेसिस होता होगा, ठीक है। वो ये मानते थे कि प्लांट को जो भी पौधे को जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल पौधे को जो भी कुछ चाहिए वो सब मिट्टी से लेता है, ठीक है। ये मतलब पौधा मिट्टी खाता है, कहने का मतलब था कि प्लांट्स ईट द सॉइल, कि पौधे मिट्टी को खाते हैं, जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल है सब सॉइल से लेते हैं, उठके इसको ह्यूमस थ्योरी कहा गया था, कि वॉन हेलमोंट ने विलो ट्री एक्सपेरिमेंट किया और बताया, इन्होंने कहा कि देखो भैया सिंपल। अब इन्होंने क्या प्रयोग किया, वॉन हेलमोंट ने क्या काम किया, उन्होंने एक प्लांट लिया, समझिए एक पौधा लिया, प्लांट लिया, ठीक है, एक पॉट लिया उन्होंने, एक गमला लिया उन्होंने के, और उन्होंने सॉइल लिया। सपोज उन्होंने 5 किलो मिट्टी लिया, समझिए 5 किलो मिट्टी लिया, हम एग्जांपल लेने के। तो क्या क्या इन्होंने वॉन हेलमोंट ने एक गमला लिया, उस पॉट के अंदर उन्होंने 5 किलो मिट्टी को उन्होंने उसके अंदर जो है वो रख दिया, ठीक है ना। मतलब एक गमले में 5 किलो मिट्टी को भर दिया और इन्होंने इस प्लांट को इसमें लगा दिया, इन्होंने इस प्लांट को इसमें लगा दिया, ठीक है। ये प्लांट को लगा दिया इन्होंने इसमें, ठीक है। छोटा पौधा था ये, पानी डाला इन्होंने, ऊपर से वाटर डाला इन्होंने, के पौधे को पानी की जरूरत पड़ती, पानी डालते गए के, और कुछ समय के बाद प्लांट जो है वो साइज में बड़ा हो, प्लांट साइज में बड़ा हो गया, पौधा साइज में बड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, इस प्लांट को निकाला और इन्होंने इस पौधे का वेट लिया। इन्होंने कहा कि जब हमने पौधे का प्लांट का वेट लिया तो वो था 3 kg, ठीक है। मिट्टी को निकाला, मिट्टी का वेट लिया, मिट्टी का वेट आया 4.8 kg। तो इन्होंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 5 किलो मिट्टी को से यदि 5 kg मिट्टी से पौधा भोजन खाता होता तो मिट्टी में उतने किलो कमी आना चाहिए थी। भाई सिंपल मैथमेटिक्स जानते थे तब के लोग भी, है ना। उन्होंने कहा कि 5 किलो मिट्टी से 4 किलो का पौधा यदि बन गया है तो इसका मतलब है पौधा मिट्टी नहीं खाता है, वो पानी पीता है। मिट्टी भी खाता थोड़ी सी और थोड़ा पानी पीता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि प्लांट टेक फूड फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। यहां पर वाटर के बारे में बतला दिया, इन्होंने कहा कि बगैर पानी के पॉसिबल नहीं है बॉस, ठीक है, वाटर भी लगता है, क्लियर। तो यहां पर जो है वॉन हेलमोंट ने इस बात को रिजेक्ट किया कि केवल ह्यूमस है, केवल मिट्टी खा के पौधा ग्रो करता है। उन्होंने कहा मेजरली वाटर लेता है प्लांट, ठीक है। फिर स्टीफन हेल्स, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, इन्होंने बताया कि एयर एंड लाइट आर इंपॉर्टेंट फॉर द नॉरिशमेंट ऑफ द प्लांट। इन्होंने बताया कि पौधे को यदि आप हवा प्रोवाइड नहीं करेंगे, लाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो प्लांट जो है वो वृद्धि नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने कोई इसके लिए कोई पर्टिकुलर बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं किया इन्होंने, के जो एक्सपेरिमेंट किया वो जोसेफ प्रिस्टले ने किया, इसलिए एनसीईआरटी ने सीधा प्रिस्टले के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टीफन हेल्स ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि पौधे को यदि आपको जो है वो पोषण प्राप्त करना है, जो भी तरीका है उसका मिट्टी से वाटर से जैसे भी लेता है उसके लिए, लेकिन एयर और लाइट दोनों इंपॉर्टेंट है। अब जोसेफ प्रिस्टले वेरी वेरी आईएमपी, मैं कह रहा हूं बेटा आईएमपी है तो आईएमपी है, ठीक है, कोई इफ और कोई बट नहीं, बस याद रख लेना मैं कह रहा हूं फिर, ठीक है। तो जोसेफ प्रिस्टले ने बताया कि हरे पौधे जो है वो एयर को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है, और वो वाइटल एयर को निकालते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपके पुराने जमाने की बात है, ये जब प्रिस्टले ने इस बारे में बताया उस समय तक जो है हम कहते थे कि जो CO2 है, CO2 के लिए हम वर्ड यूज करते थे फिक्स्ड एयर, इसको बोलते थे फिक्स्ड एयर, और ऑक्सीजन को बोलते थे हम वाइटल एयर, ठीक है। यानी पहले के जमाने में ऑक्सीजन का नाम था वाइटल एयर और CO2 का नाम था फिक्स्ड एयर, समझ गए बेटा। यानी पहले के जमाने में जो है वो CO2 को बोलते थे फिक्स्ड एयर और ऑक्सीजन को बोलते थे वाइटल एयर। तो इन्होंने जोसेफ प्रिस्टले ने कहा कि हरे पौधे वायु का शुद्धिकरण करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं, और वाइटल एयर जिससे सभी जीवित जीव जीवित रहते हैं, वाइटल एयर मतलब किसकी बात कर रहे थे, ये ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, वो पौधों से ही निकलती है।
यदि पौधे नहीं होंगे तो वाइटल एयर नहीं होगी। तो प्रिस्टले एक सच तक पहुंचे कि पौधे ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए अब आए एनसीईआरटी पे, बिल्कुल एकदम अलर्ट रहिए बेटा, सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता, लड्डू है क्वेश्चन ये, जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं यहां से एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट those simple experiments that led to the gradual development in our understanding of photosynthesis के। तो हम धीमे धीमे बेटा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आज हमारा जो नॉलेज है कि प्लांट फूड कैसे बनाते हैं, ये कैसे हमने डेवलप किया, कैसे मालूम चला हमको के, और इस नॉलेज को प्राप्त, आज आपको जो नॉलेज है ना, इसको प्राप्त करने में कई 100 वर्षों का वक्त लग गया। ठीक है, प्रिस्टले का अब देखिए ये एनसीईआरटी का ही इमेज है। प्रिस्टले के इस एक्सपेरिमेंट को गौर से देखिए कि एक चूहा है, एक मोमबत्ती है। ठीक है, दोनों को हमने रखा और भी एक जार से बंद कर दिया हमने। तो मोमबत्ती जलने के दौरान, मोमबत्ती जब जलती है ना, तो मोमबत्ती जलने के दौरान ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है, मतलब मोमबत्ती जब जलती है तो वो वाइटल एयर को यूज कर लेती है। चूहा जब सांस लेता है तो वही वाइटल एयर को यूज कर लेता है। तो क्या हुआ, थोड़े समय के बाद उस जार के अंदर ऑक्सीजन या वाइटल एयर खत्म हो गई। जब ऑक्सीजन और वाइटल एयर जब खत्म हो गई तो चूहा जो है वो मर गया। देखिए डेथ हो गई चूहे की, चूहा मर गया। क्यों मर गया भाई, क्योंकि उस जार के अंदर जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर था उसमें से जितना भी वाइटल एयर था, ऑक्सीजन था, वो सब जल गया। क्योंकि हमें मालूम है बर्निंग के लिए, किसी चीज को जलाने के लिए, आग के लिए ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन उसमें इस्तेमाल होता है, सांस लोगे ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा। तो थोड़े समय के बाद उस जार के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गया, बाकी गैसेस थी पर ऑक्सीजन खत्म हो गया तो मर गया चूहा के। अब लेकिन इसी प्रयोग को जो है प्रिस्टले ने से किया, इन्होंने एक मोमबत्ती कैंडल को लिया, एक चूहे को लिया और एक ग्रीन प्लांट को लिया इन्होंने, और क्या देखा इन्होंने कहा कि अब की बार चूहा नहीं मरता है। और इस क्योंकि कारण ये है कि जो भी यहां पर जो है वो फिक्स्ड एयर या CO2 बनता है, वो CO2 इस पौधे के पास गया, इसने वाइटल एयर को इसने रिलीज किया और वो वाइटल एयर जो है इन्होंने इस्तेमाल किया। तो कुल मिला के इन्होंने कहा कि हरे पौधे, ग्रीन प्लांट एयर को प्यूरिफाई करते हैं। जो सांस में निकलने वाली एयर है, जो जलने के बाद निकलने वाली एयर है, उसको हरे पौधे प्यूरिफाई करते हैं और इसलिए ये चूहा जीवित रह पाया। ये प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले 1733 से 1804, इन्होंने 1770 में एक प्रयोग किया, a series of experiment that revealed the essential role of air in the growth of the green plant। very important के अब देखो बेटा, देखो हमने that revealed the essential role of the air in the growth of the green plant। प्रिस्टले ने जो है वो 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर भी किया था के, तो जिसको वाइटल एयर कहा गया ना, उस वाइटल एयर को फाइनली डिस्कवर किया था प्रिस्टले ने 1774 में कि ये कौन सी एयर है के। प्रिस्टले ने देखा कि ऑब्जर्व दैट ए कैंडल बर्निंग इन ए क्लोज स्पेस, के एक बंद जगह में यदि एक मोमबत्ती को जलाया जाए जैसे कि एक बेल जार में, तो जल्दी से जो है वो सून गेट्स एक्सटिंग्विशेड। सिमिलरली ए माउस वुड सून सफोकेट इन ए क्लोज स्पेस। तो यदि मोमबत्ती को आप एक जार में रख के जलाओगे, थोड़े समय में मोमबत्ती बुझ जाएगी क्योंकि उसके अंदर का एयर खत्म हो चुका होगा, वाइटल एयर ऑक्सीजन खत्म हो चुका होगा। चूहे को आप यदि वहां रखोगे क्लोज स्पेस में तो चूहा भी सफोकेट होकर मर जाएगा उठ के। इन्होंने देखा कि एक बर्निंग कैंडल और एक एनिमल को यदि हम जो ऑक्सीजन में सांस लेता है, दोनों को एक साथ रखोगे तो वो एयर को डैमेज करता है और वास्तव में चूहा मर जाएगा यहाँ पे। बट व्हेन ही प्लेस्ड ए मिंट प्लांट इन द सेम बेल जार, जब उन्होंने एक उसी बेल जार में किस पौधे को रखा, एग्जामिनर की नजर इस क्वेश्चन पे गई कि ही यूज्ड द मिंट प्लांट। प्रिस्टले ने अपने प्रयोग में किस प्लांट का इस्तेमाल किया, तो वो प्लांट था बेटा मिंट प्लांट। ठीक है, मिंट प्लांट का इस्तेमाल किया उन्होंने। तो और क्या देखा उन्होंने कि चूहा जीवित रहता है और कैंडल जो है लगातार जलती रहती है। तो प्रिस्टले ने बताया कि द प्लांट रिस्टोर टू द एयर वॉट एवर ब्रीथिंग एनिमल एंड कैंडल रिमूव्स। तो उन्होंने बताया कि पौधे, स्टेटमेंट याद है, प्लांट रिस्टोर द एयर वॉट एवर ब्रीथिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल्स रिमूव के। तो उन्होंने कहा पौधे उस वायु को दोबारा से स्थापित करते हैं, दोबारा से बना देते हैं जो सांस लेने वाला एनिमल जो है इस्तेमाल करता है, हटा देता है वहां से, और जलती हुई कैंडल यहां से उसको हटा देती है, उस वायु को दोबारा बना देते हैं। मतलब ये कहने का मतलब था जो वाइटल एयर थी ऑक्सीजन, उसको दोबारा बनाने का काम किसने किया, वो ग्रीन प्लांट ने किया। ये प्रिस्टले ने बताया। ठीक है, ठीक। अब
एनसीईआरटी से बाहर निकलते हैं। अब लेकिन ये जो अब देखो उस समय तक वैज्ञानिकों में एक हल्ला मच गया, अरे वाह, ग्रीन प्लांट एयर को प्यूरिफाई करते हैं, हरे पौधे वायु का शुद्धिकरण करते हैं, इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ सामने आ गया। इंजनहॉर्स ने बताया कि ये बात बिल्कुल सही है, जो प्रिस्टले हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताना भूल गए कि ग्रीन प्लांट एयर को प्यूरिफाई करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट प्यूरिफाई एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली, तो ये वर्ड ऐड किसने किया? ये इंजनहॉर्स ने ऐड किया। ठीक है, तो हरे पौधे वायु का शुद्धिकरण करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं, ये बताया था किसने बेटा? जोसेफ प्रिस्टले ने। और हरे पौधे ग्रीन प्लांट एयर को प्यूरिफाई करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली, ये बताया था इंजनहॉर्स ने। और इंजनहॉर्स ने फोटोसिंथेसिस का पहला इक्वेशन दिया। ही प्रपोज्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगेन ये क्वेश्चन बेटा ऑलरेडी एम्स के अंदर पूछा गया है, एएफएमसी में पूछा गया है, तो नीट के अंदर भी ये आ सकता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि हालांकि इनका बताया इक्वेशन आज वैलिड नहीं है, लेकिन पहली बार इन्होंने इसको एक केमिस्ट्री का रूप दिया। उन्होंने कहा कि ये जो केमिकल पाथवे एक तरीके से, तो इन्होंने कहा कि जो CO2 है वाटर से क्रिया करती है, कार्बोनिक एसिड बनता है, और ये कार्बोनिक एसिड जब लाइट की प्रेजेंस में आता है तो ये ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करता है। तो पहली बार किसी साइंटिस्ट ने ये कोशिश किया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को, जैविक प्रक्रिया को हम एक केमिकल इक्वेशन का रूप दें, और वो साइंटिस्ट थे इंजनहॉर्स। तो इन्होंने कहा कार्बोनिक एसिड प्लस लाइट, उससे बन गया ऑर्गेनिक मैटर और ऑक्सीजन बाहर निकल गया। ठीक है, अब तो डच साइंटिस्ट जैन इंजनहॉर्स ही प्रूव्ड दैट प्रिस्टलेस एक्सपेरिमेंट ओनली हैपेंड इफ लाइट अवेलेबल। तो क्वेश्चन ये है अगेन एग्जाम में बेटा, मेरी बात ध्यान सुनिए, यहां पर क्रोनोलॉजी पर क्वेश्चन बनता है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है कि किसने पहली बार ये बतलाया कि प्रिस्टलेस एक्सपेरिमेंट ओनली हैपेंड इन इफ लाइट अवेलेबल। किसने बताया ये बताया इंजनहॉर्स ने। कि he experimented the aquatic plant and found that they produce oxygen bubbles only in light and nothing in the dark. तो ही कंक्लूडेड दैट प्लांट नीड सनलाइट टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। के तो वाइटल एयर को प्रोड्यूस करने के लिए पौधों को जो है वो सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ये पहली बार किसने बतलाया? इंजनहॉर्स ने बतलाया के। और इन्होंने बड़ा अच्छा सा एक्सपेरिमेंट किया, हम देखते हैं आगे इसको के। देखिए तो अभी क्या पॉइंट दिमाग में निकल के आया हमारे पास में, क्या पॉइंट आया हमारे दिमाग में कि प्रिस्टले ने बताया था कि हरे पौधे एयर को प्यूरिफाई करते हैं, लेकिन हरे पौधे एयर को प्यूरिफाई करते हैं केवल और केवल सनलाइट में, ये इंजनहॉर्स ने बताया। ठीक है, क्या किया इन्होंने हाइड्रोफिटिक प्लांट को लिया इन्होंने जैसे जो एक्वाटिक प्लांट है उसको लिया इन्होंने, और उस प्लांट को उन्होंने जो है वो एक फनल में रखा, और चूंकि एक्वाटिक प्लांट सबमर्ज्ड पानी में डूबे हुए एक्वाटिक प्लांट होते हैं, उनको उन्होंने जो है वो एक फनल में रखा, उसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब को लगाया, और इन्होंने क्या देखा कि जब सनलाइट डालते हैं तो हमको टेस्ट ट्यूब में बबल दिखाई पड़ते हैं, और बबल जो होते हैं वो बेसिकली ऑक्सीजन बबल होते हैं। क्या होते हैं? वो ऑक्सीजन के बबल्स होते हैं। जब लाइट को ऑफ कर दोगे तो आपको ये बबल्स नहीं दिखाई पड़ेंगे, आपको सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये बबल्स नहीं दिखाई पड़ेंगे आपको। ठीक, तो इंजनहॉर्स ने एक प्रकार से ये प्रूफ किया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ड्राइविंग फोर्स है वो लाइट है, सोलर एनर्जी है, या प्रकाश का स्रोत है। के तो लाइट की भूमिका किसने बतलाई? इंजनहॉर्स ने बतलाई। ठीक है, देखिए अब एनसीईआरटी में लिखा है using a similar setup as one used by Priestley, but by placing it once in dark and once in sunlight, Jean Ingenhousz showed that sunlight is essential to the plant process that somehow purify the air fall by burning candle or breathing animal। के तो इन्होंने कहा, इंजनहॉर्स ने कहा कि देखिए एनसीईआरटी में भी लिखा है इस बात को कि उन्होंने बस बताया कि पौधे जो एयर को प्यूरिफाई करते हैं उसके लिए उन्हें सनलाइट की आवश्यकता होती है। क्लियर? ठीक, Ingenhousz is in an elegant experiment with an aquatic plant showed that in bright sunlight small bubbles were formed around the green part, while the dark they did not. Okay. Later he identified these bubbles to be the oxygen. Hence he showed that it is the only green plant of the green part of the plant that could release oxygen. Again दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग के। अब इंजनहॉर्स ने एक और मजेदार चीज बताई। इन्होंने कहा कि एक बात तो आप समझ गए, मेरी बात से आप कन्विंस हो गए इस बात से कि हरे पौधे जो है, ग्रीन प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली। और इन्होंने ये भी कहा कि जो ऑक्सीजन बबल निकलते हैं बेसिकली वो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट से निकलते हैं, पौधे के हरे भागों से निकलते हैं। मतलब यहां पर रोल ऑफ पिगमेंट भी यहां पर आ गया है पेट के। तो देखिए
देखिए क्या लिखा है इसमें एनसीईआरटी में, ही शोड दैट, इन्होंने बताया कि इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ये पौधे का केवल हरा वाला हिस्सा होता है जो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, याद रखिए केवल हरा वाला हिस्सा होता है जो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं जूलियस वॉन सैक के बारे में कि जूलियस वॉन सैक क्या थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जूलियस वॉन सैक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इनको हम फाउंडर और फादर ऑफ जो है एक्सपेरिमेंटल प्लांट फिजियोलॉजी भी कहते हैं कि इन्होंने कई सारे प्लांट एक्सपेरिमेंट किए, तो इनको बोलते हैं फाउंडर ऑफ या फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लांट फिजियोलॉजी। याद रखना इस वर्ड को, क्या वर्ड यूज किया मैंने, एक्सपेरिमेंटल प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब जिन्होंने कई सारे, इन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी के फंडामेंटल्स डिस्कवर नहीं किए, कई सारे प्रयोग किए इन्होंने कि जो थ्योरीज थी उनको सिद्ध करने के लिए के इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है कि इट ऑकर्ड इन द क्लोरोप्लास्ट, फाउंड आउट दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट बाय यूजिंग द आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट का इस्तेमाल किया और आयोडीन टेस्ट स्टार्च की प्रेजेंस को पुष्टि करता है उसकी के, एंड आयोडीन टेस्ट स्टार्च के लिए करते हैं, पढ़ा हुआ ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स में हमने, तो इन्होंने स्टार्च का के ऊपर का पता लगाने के लिए आयोडीन टेस्ट क्या कहा इन्होंने कि सेल में आपको स्टार्च केवल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में देखने मिल रहा है, इसका मतलब ये कि वो बनता भी वही है कि, तो इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है। देखिए और आपको बता दूं मैं कि जो आयोडीन टेस्ट है उसको भी इन्वेंट करने वाले जो है जूलियस वॉन सैक भी थे, ठीक, had a great influence on British and American botanists के, तो आया देखिए ये बड़े फेमस बॉटनिस्ट थे। तो हमारे पते की बात है हमारे सामने ये है कि रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कि क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में और इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट है, ये सब किसने बताया, ये जूलियस वॉन सैक ने बताया, ठीक है। देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में, इट वॉज नॉट अंटिल अबाउट 1854, मतलब 19th सेंचुरी में आ गए हम, कहां गए बेटा, 19वीं सदी में आ चुके हैं हम, ठीक है। जूलियस वॉन सैक प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो, ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, हिज लेटर स्टडीज शोड दैट द ग्रीन सब्सटेंस इन द प्लांट क्लोरोफिल एज वी नो इट नाउ इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं विद इन द प्लांट सेल्स, ठीक है। तो क्या बताया, सैक ने बताया कि जो ग्रीन सब्सटेंस है क्लोरोफिल वो प्लांट के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर में पाया जाता है जिनको हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, और यही वो स्ट्रक्चर होते हैं जो स्टार्च की सिंथेसिस करते हैं, मतलब फूड का निर्माण करते हैं। ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इज वेयर ग्लूकोज इज मेड एंड दैट द ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, के इन्होंने बताया कि पौधे के हरे भाग जो है वहां पे क्लोरोप्लास्ट देखने मिलता है, हरे भाग हरे इसलिए होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट उसमें पाया जाता है, और यही हरे भाग वो होते हैं जहां पर ग्लूकोज को बनाया जाता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट इज इन्वॉल्व इन दी फोटोसिंथेसिस, ये बतलाया, ठीक है। नाउ एनसीईआरटी से बियॉन्ड निकलते हैं, बात करते हैं, बाहर निकल के बात करते हैं हम, ठीक है। जीन सिनेवियर ने बताया कि जो वाइटल एयर ऑक्सीजन है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फिक्स्ड एयर CO2, वाइटल एयर ऑक्सीजन है फिक्स्ड एयर CO2 के, जो कि बाद में गलत सिद्ध हुआ के। पहले के जमाने में साइंटिस्ट मानते थे कि जो CO2 है उससे ही ऑक्सीजन बाहर निकलता है, लेकिन आज हम जानते हैं कि यह स्टेटमेंट गलत है। हमें मालूम है कि ऑक्सीजन बाहर निकलता है वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से के। जीन सिनेवियर ने लेकिन पहली बार कोशिश किया समझाने का, और इन्होंने इसके लिए कहा कि जितना CO2 इस्तेमाल होता है उतना ही O2 बाहर निकलता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो दोनों के बीच कोई ना कोई संबंध है, ठीक है। टी.डी. सॉसर की बात करें हम, टी.डी. सॉसर जो है इन्होंने बताया कि पौधे जो है प्लांट जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से वायुमंडल से लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लाइट और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एंड वाटर आर रिक्वायर्ड। ही प्रपोज्ड दैट द अमाउंट ऑफ CO2 एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व इन बाय द प्लांट के। तो टी.डी. सॉसर ने क्या किया, जीन सिनेवियर का एक तरीके से समर्थन किया। इन्होंने कहा कि देखिए जो भी CO2 लिया जाता है प्लांट की फोटोसिंथेसिस में वो एटमॉस्फेयर से आता है। फोटोसिंथेसिस में हमको लाइट और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इन्होंने कहा कि जितना CO2 प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं उतना ही O2 वो बाहर निकालते हैं, और ये बिल्कुल सही है, आज भी सही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये O2 आता कहां से, ये सोर्स के बारे में हमको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में बाहर निकलता है वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से बाहर निकलता है, ना कि CO2 से, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे पेलेटर एंड केवेंटॉन। पेलेटर और केवेंटॉन ने क्लोरोफिल टर्म को प्रस्तुत किया, उन्होंने प्रपोज्ड द टर्म क्लोरोफिल, ठीक है।
नाउ मेयर की बात करते हैं, एक साइंटिस्ट थे मेयर ने मतलब मेयर प्रपोज दैट द प्लांट स्टोर द एनर्जी ऑफ सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी के। तो मेयर ने बड़ा अच्छा इक्वेशन उन्होंने कहा कि पौधे सूर्य की ऊर्जा का, सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और उसको रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित करते हैं, और ये आज भी सच है के। एंड दिस इज द स्टेटमेंट दैट इज जिसका संबंध जो मान सकते हैं थर्मोडायनामिक्स से मान सकते हैं के। तो मेयर ने क्या बोला, मेयर ने कहा कि पौधे जो है वो सौर ऊर्जा का संग्रह रासायनिक ऊर्जा के रूप में करते हैं। देन ड्यूट्रोचेट कंफर्म दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस के। ड्यूट्रोफिल ने अपने कुछ प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली प्रूफ किया इस बात को उन्होंने कि क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है कि ड्यूट्रोफिल ने कहा, जो ड्यूट्रोचेट ने क्या कहा, ड्यूट्रोचेट ने बोला कि प्लांट के अंदर आपको कई तरह के पिगमेंट देखने मिलेंगे, लेकिन जिस पिगमेंट में फोटोसिंथेसिस का सामर्थ्य है वो केवल और केवल क्लोरोफिल है। ठीक है, अब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। नाउ कंसीडर द एक्सपेरिमेंट डन बाय द TW इंगलमैन के। अब ये जो प्रयोग है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, 5 स्टार लगा देता हूं इसको, है ना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो TW इंगलमैन ने क्या किया, इन्होंने बताया कि अब इन्होंने देखो, इन्होंने एक बड़ा मजे का काम किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो ये पता लगा लिया इन्होंने कि चलिए ठीक है, सनलाइट में जो है फोटोसिंथेसिस होता है, तो सनलाइट जो होती है, सूर्य का प्रकाश जो है, यदि आप प्रिज्म का में देखें, यदि आप प्रिज्म के थ्रू यदि आप लाइट को निकालते हैं तो लाइट पूरे के पूरे 7 स्पेक्ट्रम में बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि हमारे जो सोलर स्पेक्ट्रम में जो विजिबल लाइट है उसमें जो है वो विबज्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड के, ये अलग अलग आपको कलर दिखाई पड़ते हैं। मतलब ये है कि लाइट का डिफ्रैक्शन जैसे होता है, आपको अलग अलग कलर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रिज्म का इस्तेमाल किया और लाइट को उन्होंने उसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड के, और इन्होंने इसके सामने रखा जब जो पूरा 7 स्पेक्ट्रम में से मैंने क्या कहा आपसे, ये प्रिज्म का आपने यूज किया, ये प्रिज्म का यूज किया, ये आपका सनलाइट आ रहा था। अब इसके बाद प्रिज्म का यूज करने से क्या हो गया कि लाइट जो है वो अलग अलग मैंने वायलेट, ठीक है, ठीक है, Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. है तो मैंने कहा आपसे कि जो है वो इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है, आप इसको ऑरेंज ही मान लो, मेरे पास कलर है नहीं वाला इसलिए मैंने कहा कि ऑरेंज बोल दिया हमने इसको, ऑरेंज एंड रेड, ऐसे अलग अलग जोन बैठ गया लाइट के। तो क्या किया इन्होंने एक फिलामेंटस एल्गी लिया, एक इन्होंने जो है वो एल्गी का फिलामेंट लिया, ठीक है, और इस पे उन्होंने लाइट करता हूं, देखो इसके, अब इस फिलामेंट के हिस्से पे वायलेट लाइट जाएगा, इंडिगो लाइट जाएगा, ठीक है, ब्लू लाइट जाएगा, ग्रीन लाइट जाएगा, ठीक है, येलो लाइट जाएगा, है ना बेटा, ऑरेंज लाइट जाएगा और रेड लाइट जाएगा, ये अलग अलग हिस्सों में, ठीक है। और ये जहां जिस तरह का लाइट, एंड देखो एल्गी क्या होती है, जो ग्रीन एल्गी होती है, दे आर दी सिंपल प्लांट्स, साधारण पौधे होते हैं इनके, तो जिस तरफ जिस तरह का लाइट गया वो वाला हिस्सा उस लाइट के अकॉर्डिंग फोटोसिंथेसिस करेगा। और इसके आसपास क्या किया इन्होंने ऐसे बैक्टीरिया ग्रो किए जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो ही ग्रो करेंगे, ऑक्सीजन अधिक होगा तो अधिक ग्रोथ करेंगे, ऑक्सीजन कम होगा तो कम ग्रो करेंगे। तो क्या देखा इन्होंने देखा कि ऐसे बैक्टीरिया जिनको ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन जितना अधिक होगा उतना अधिक ग्रोथ करेंगे, जितना कम होगा उतना कम ग्रो करेंगे, वे बैक्टीरिया सबसे कम ग्रोथ करते हैं ग्रीन लाइट में, सबसे कम ग्रोथ किया उन्होंने, ठीक है, मतलब ग्रीन लाइट फोटोसिंथेसिस में किसी काम का नहीं है।
सबसे अधिक ग्रोथ किया उन्होंने कहां पे, रेड लाइट वाले में सबसे अधिक ग्रोथ किया उन्होंने, ठीक है। ब्लू लाइट वाले में सबसे अधिक ग्रोथ किया उन्होंने, ठीक है। बाकी में कम ग्रोथ किया उन्होंने। तो इससे उन्होंने पता लगाया कि जो सोलर रेडिएशन है उसके अंदर ये कई तरह के स्पेक्ट्रम है, उसमें से मेनली जिस लाइट का इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस में होता है वो ब्लू एंड रेड लाइट है। तो इन्होंने ये बता दिया कि फोटोसिंथेसिस की एक्शन में कौन से लाइट का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, कौन से स्पेक्ट्रम में अधिक एक्शन देखने मिलेगा, वो एक्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में, और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि एक प्रिज्म का उपयोग क्या है, यूजिंग ए प्रिज्म ही स्प्लिट, किसकी बात कर रहे हैं, टी.डब्ल्यू. इंगलमैन के। लाइट को उन्होंने स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में जो है वो स्प्लिट किया एंड देन इल्यूमिनेटेड ए ग्रीन एलगी क्लेडोफोरा, इन्होंने क्लेडोफोरा का इस्तेमाल किया। अब क्लियर कर दो आपको के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ग्रीन एलगी क्लेडोफोरा, लेकिन कई सारे जो इंटरनेशनल लिटरेचर हैं, कई सारी जो बॉटनी की बुक्स हैं, कई सारे जो दूसरी टेक्स्ट बुक हैं आपकी, या कई सारे आपकी जो रेफरेंस बुक हैं, उसमें स्पाइरोगैरा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ उसमें, स्पाइरोगैरा एल्गी लिखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली में स्पाइरोगैरा एल्गी का ही इस्तेमाल किया गया था, लेकिन क्लेडोफोरा को भी इन्होंने यूज किया था, पर एनसीईआरटी ने क्लेडोफोरा को लिया है, तो इसलिए प्लीज 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 बी केयरफुल के आंसर आपको क्लेडोफोरा ही लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि टी.डब्ल्यू. इंगलमैन ने जो है वो एक्शन स्पेक्ट्रम को बताने के लिए किस एल्गी का इस्तेमाल किया, तो ऑप्शन में क्लेडोफोरा दे रखा है तो आपका आंसर क्लेडोफोरा ही होगा। यदि ऑप्शन में क्लेडोफोरा नहीं दे रखा है तो आपका आंसर तब स्पाइरोगैरा होगा, ठीक है, क्लियर है ना। और यदि मैं कह रहा हूं आपसे एग्जामिनर इंटेलिजेंट होगा ना तो वो क्लेडोफोरा और स्पाइरोगैरा दोनों एक साथ देगा आपको, बेस्ट आंसर, ठीक है ना, क्लियर। The bacteria were used to detect the site of oxygen evolution के he observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light। देखो मैंने कहा ना कि बैक्टीरिया सबसे अधिक कहां ग्रो करते दिखाई पड़ेंगे, ब्लू और रेड लाइट वाले हिस्से में। तो ए फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज thus described के, तो पहली बार फोटोसिंथेसिस का एक्शन किस स्पेक्ट्रम में अधिक होता है ये मालूम चला, और इसके लिए क्या वर्ड यूज किया, इसके लिए हमने एक्शन स्पेक्ट्रम वर्ड का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। इट रिजेंबल रफली, और देखो आप इंटरेस्टिंग बात है कि इसको मैच किया हमने अलग अलग पिगमेंट के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से। अब आप बोलोगे सर ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, देखो कौन सा पिगमेंट किस लाइट को कितना अधिक एब्जॉर्ब करता है वो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। जैसे ग्रीन पिगमेंट है तो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट है। ग्रीन क्यों दिखाई पड़ रहा है, रिफ्लेक्शन के कारण। सिंपल फिजिक्स है बेटा, यदि कोई चीज आपको जो है वो ब्लैक दिखाई पड़ रही है मतलब सारा रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है, रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं किया, ब्लैक दिखाई पड़ रहा है। जिस चीज ने सारा रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर दिया व्हाइट दिखाई पड़ रहा है, और जिसने जो रेड है मतलब रेड को रिफ्लेक्ट किया उसने, बाकी सबको एब्जॉर्ब किया है। जो ग्रीन है, ग्रीन ने ग्रीन को रिफ्लेक्ट किया है, और जिसको रिफ्लेक्ट किया है वो एब्जॉर्ब तो नहीं हो सकता है, मतलब एब्जॉर्ब नहीं हुआ तभी तो रिफ्लेक्ट हुआ है, okay? तो ग्रीन दिखाई पड़ा। तो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ग्रीन दिखाई पड़ता है। तो ग्रीन लाइट सबसे कम इफेक्टिव है काम करने में, ठीक है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है मिलता जुलता दिखाई पड़ा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, इस इमेज को ध्यान से देखिए और इंगलमैन के प्रयोग को समझने की कोशिश कीजिए। इस इमेज में पूरा जो आपका लाइट का स्पेक्ट्रम है वो जो है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारा स्पेक्ट्रम है बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से दे रखा है। और आप देख रहे हैं बैक्टीरिया, फिलामेंट ऑफ एल्गी दिखाई पड़ रहा है, बैक्टीरिया देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक बैक्टीरिया आपको दिखाई पड़ रहे हैं ब्लू और वॉयलेट वाले रीजन में, और फिर आपको रेड वाले जो है वो ऑरेंज रेड वाले रीजन में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस कहां होता है, वो रेड और ब्लू वाले स्पेक्ट्रम के जोन में होता है, ठीक है, क्लियर। अब ये मतलब रेड का देखो, रेड भी बेटा होता है, फॉर रेड होता है, नियर रेड होता है के, और तो ये रेड का पूरा स्पेन है। लाइट में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक लाइट खत्म हुआ अगला, जैसे ब्लू खत्म हुआ तो एकदम ब्लू अगला जो है वो मैंने कहा आपसे कि अगला येलो हो गया, धीमे धीमे ब्लू कम होगा येलो शुरू होगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि एक्चुअल स्पेक्ट्रम ऐसे ही होता है, जो इमेज में दिखाई पड़ रहा है एक्चुअल स्पेक्ट्रम ग्रेजुअल चेंज होता हुआ हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है। देखिए दिस इज दी एक्चुअल इमेज जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि देखो सनलाइट को या प्रिज्म में उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। देन हम एरोटेक्टिक बैक्टीरिया को देख रहे हैं कि जो आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे अधिक बैक्टीरिया आपको वॉयल जो है कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, वायलेट एंड ब्लू वाले पोर्शन में, और जो है वो रेड वाले पोर्शन में अधिक बैक्टीरिया दिखाई पड़ रहे हैं। जो ग्रीन वाला पोर्शन वहाँ पे बैक्टीरिया कम ग्रो करते हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, क्लियर, ठीक है।
तो ये हम देख रहे हैं कि एक्शन, अब हमने क्या किया, हमने इसको ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो हमने क्या कहा, हमने देखा कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट, जो पिगमेंट्स हैं वो सबसे अधिक कौन सी लाइट का ऑब्जॉर्व करता है, हमने देखा क्लोरोफिल पिगमेंट। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो ब्लू एंड रेड लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, यानी जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो ब्लू एंड रेड लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, और जो फोटोसिंथेसिस है वो भी ब्लू एंड रेड लाइट में अधिक होता है। इसका मतलब कोई ना कोई संबंध तो है। इसका मतलब ये है कि क्लोरोफिल में और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कोई ना कोई संबंध तो है, क्योंकि क्लोरोफिल, मैंने क्या देखा, मैंने आपसे कहा कि जो ब्लू एंड रेड लाइट है क्लोरोफिल उसको सबसे अधिक एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो फोटोसिंथेसिस है वो भी सबसे अधिक किसमें हो रहा है, ब्लू एंड रेड लाइट में हो रहा है। मतलब क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस दोनों का संबंध है आपस में, तभी तो दोनों का स्पेक्ट्रम एक समान दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर। बाय द मिडिल ऑफ द 19th century the key feature of plant photosynthesis were known, and namely the plant could use light energy to make the carbohydrate from CO2 and water। के अब देखिए 19वीं सदी के मध्य तक, के 19th सेंचुरी के मध्य तक, मतलब 1950-60 के आसपास तक हम इतना समझ चुके थे आराम से कि प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस है उसमें लाइट एनर्जी का इस्तेमाल होता है कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए, और CO2 और वाटर को लिया जाता है बैठ के। और अब इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को जनरेट कर लेके, तो जो शुरुआती यानी शुरुआत में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझने के लिए एक इक्वेशन दिया गया, बताया गया इसमें कि टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए इक्वेशन दिया गया। ये बताया गया कि CO2 का इस्तेमाल करेंगे, वाटर का इस्तेमाल करेंगे, लाइट का इस्तेमाल करेंगे, तो जो है वो क्या होगा, तब जो है ऑर्गेनिक मटेरियल बनेगा और ऑक्सीजन बाहर रिलीज होगी, ऑक्सीजन बाहर रिलीज होगी। ठीक है, अब थोड़ा बियॉन्ड एनसीईआरटी निकलते हैं, बाहर निकलते हैं इससे। लिविंग नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन का सोर्स है वो CO2 है। लिविंग नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो शुगर बनता है फोटोसिंथेसिस में, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं उनमें सोर्स ऑफ कार्बन इज CO2। ठीक है, इंगलमैन ने अभी देखा, हमने इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ, इन्होंने जो है वो ही प्लॉटेड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन्होंने फोटोसिंथेसिस के एक्शन स्पेक्ट्रम को बताया। देखा अभी हमने क्लोरोफोर का इस्तेमाल किया, नहीं दे रखा तो स्पाइरोगरा इज द राइट आंसर। ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि फोटोसिंथेसिस की में जो है वो एक डार्क रिएक्शन भी होती है, मतलब एक ऐसी अभिक्रिया भी होती है जिसका लाइट से कोई संबंध नहीं है, और उसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हमके। और इन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को दिया, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बुशिंगार्ट नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि amount of CO2 absorbed in photosynthesis is equal to the amount of oxygen released in the photosynthesis के। तो देखिए बुशिंगॉट ने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि जितना CO2 जो है फोटोसिंथेसिस में जो है वो एब्जॉर्ब होता है उतना ही ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये बुशिंगॉट पहले किसी ने बताया था और उन्होंने अब इसको प्रूव कर दिया उस चीज को। ठीक है, विल स्टार्टर और स्टॉल ने जो है वो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन को जो है खोज निकाला। तो विल स्टार्टर स्टॉल ने क्लोरोफिल के पूरे स्ट्रक्चर की, किस तरह की फाइटोल टेल होती है, किस तरह का सेंट्रल एटम होता है, कैसा स्ट्रक्चर क्लोरोफिल का होता है वो बताया। बारबर्ग ने जो है वो ब्लैकमैन के रिजल्ट को कंफर्म किया बाय द यूज ऑफ एल्गी क्लोरेला, और बारबर्ग ने ये बताया कि बिल्कुल सही बात है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें दो तरह की अभिक्रियाएं हैं। एक अभिक्रिया, एक रिएक्शन वो है जो लाइट पर डिपेंडेंट है, और दूसरी वो है जो लाइट से इंडिपेंडेंट है, उसको डार्क रिएक्शन कहा गया। ठीक है, वॉन नील नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम बताया कि देखो, अब सुनो बात के, वॉन नील ने क्या बताया। वॉन नील ने कहा कि देखो अभी तक सब लोग इस बात पर दावा कर रहे हैं कि जो CO2 है, जितना CO2 अंदर लेते हैं उतना ही ऑक्सीजन बाहर निकलता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो वॉन नील ने कहा कि देखो आप सब लोग ये सोचते हो कि जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो CO2 से बाहर निकलता है, क्लियर। लेकिन हमने जो बैक्टीरिया देखे जिनका हम स्टडी कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया जो है वो वाटर का इस्तेमाल नहीं करते, वो H2S का इस्तेमाल करते हैं, वो हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं, CO2 का इस्तेमाल करते हैं और शुगर बनाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो वाटर के बजाय H2S यूज कर रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि H2S में से वो हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, सल्फर को छोड़ देते हैं, और सल्फर जो है उन बैक्टीरिया की बॉडी में जमा होने लगता है। तो यदि बैक्टीरिया H2S में से H2 निकालकर फोटोसिंथेसिस कर लेता है और सल्फर को अपनी बॉडी में जमा कर लेता है, तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि वाटर मॉलिक्यूल का H2 निकाल लेता हो और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता हो। पहली बार किसी साइंटिस्ट ने इशारा किया इस ओर कि शायद आप गलत सोच रहे हो कि जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो CO2 से बाहर नहीं निकलता, वो वाटर से बाहर निकलता है। और इसके बाद फिर रूबेन, हासिस और कैमेन ने इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी कर दिया। Von Neil, he indicated that the photosynthetic bacteria fix CO2 in the presence of H2S and sulfur.
get precipitated, released from H2S. So he proposed that the green plant utilize H2O in place of H2S. So oxygen is released from the water. के पहली बार जो है किसी साइंटिस्ट ने जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई उन्होंने कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से निकलता होगा, जैसे H2S से सल्फर निकल रहा है, संभवतः ऑक्सीजन भी वाटर से निकलता हो। ठीक है, क्लियर? देखिए अब एनसीईआरटी क्या बोलता है इस बारे में। देखो जो हम पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी में मेंशन है, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग है, पर एनसीईआरटी में है मेंशन के कई चीजें बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी लिखी होती हैं। A milestone contribution to the understanding of photosynthesis was that made by a microbiologist Cornelius von Neal। के वॉन नील ने जो है एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोब पे काम कर रहे थे, उन्होंने जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया फोटोसिंथेसिस में बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। किस पर एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने? पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे, याद रखिएगा इसको। Demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which hydrogen from suitable oxidizer compound reduces CO2 to carbohydrate। के इन्होंने बताया कि जो H2S है उसका काम भी केवल इतना भर है कि वो CO2 में के लिए हाइड्रोजन को प्रोवाइड कर दे ताकि CO2 का रिडक्शन हो सके। ठीक है, तो इसी प्रकार वाटर जो है वो भी जो है वो हाइड्रोजन प्रोवाइडर है। तो इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया, इन्होंने कहा कि असल में होता क्या है कि जो भी, अब देखिए यहाँ पे H2A, A मतलब इट में बी ऑक्सीजन, इट में बी सल्फर के, यदि H2A मतलब H2S था, H2O था, तो इन्होंने इसको H2A बोला कि मतलब कोई भी एजेंट जो जिसके पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसको हाइड्रोजन को छोड़ सकता है, वो CO2 से क्रिया करेगा। ठीक है, और अपनी जो एडिशनल मॉलिक्यूल, देखो H2S में क्या था, H2S में क्या था, एडिशनल मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन के अलावा था वो सल्फर था। ठीक है, H2O में क्या था, ऑक्सीजन था। तो इन्होंने कहा कि इसका हाइड्रोजन लेगा CO2 और अपने आप को रिड्यूस कर लेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और ये केमिकल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक, जो भी केमिकल है, H2S में सल्फर होगा और H2O में क्या होगा, वो वाटर होगा, वो H2O में क्या होगा बेटा, वो ऑक्सीजन होगा। ठीक है, इन ग्रीन प्लांट H2O इज द हाइड्रोजन डोनर, इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन। के मैंने कहा ना H2O वाटर है, वाटर से यदि आप हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेंगे तो हाइड्रोजन को बाहर निकालना ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर रिलीज होगा। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हेन H2S इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन डोनर ऑफ पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। याद रखिए कि हाइड्रोजन डोनर के रूप में जो है वो H2S का इस्तेमाल होगा, तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा, सल्फर होगा, सल्फेट होगा, ना कि ऑक्सीजन। ठीक है ना, क्लियर? तो पहली बार जो है वॉन नील ने बताया कि ही इन्फर्ड दैट द ऑक्सीजन इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिए, वेरी वेरी IMP। तो पहली बार वॉन नील ने बताया कि जो ऑक्सीजन हरे पौधों से बाहर निकल रही है वो वाटर से आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती है। ठीक है, दिस वॉज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग द रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक। याद रखिए बाद में क्या किया गया, बाद में इसको समझने के लिए H2O18 का प्रयोग किया गया, ऑक्सीजन को रेडियो लेवल कर दिया गया। तो मालूम चला कि बाहर फोटोसिंथेसिस में जो भी ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो O18 होती है, CO2 की ऑक्सीजन को CO2 की जो CO2 लिया गया उसका ऑक्सीजन नॉर्मल था। यदि CO2 से ऑक्सीजन बाहर निकलता तो बाहर निकलने वाला ऑक्सीजन नॉर्मल होता। H2O के ऑक्सीजन को हमने रेडियो लेवल कर दिया, H2O18, जो ऑक्सीजन बाहर निकला वो O18 वाला बाहर निकला वो। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो ऑक्सीजन है वो कहां से निकलता है, वाटर के टूटने से निकलता है, और इसको बताया था रूबेन, हासिद और कैमन ने इसको सिद्ध किया था। ठीक है, बताता हूं आपको बेटा आगे। देखिए ये नाउ वी नो द इक्वेशन, आप ये बैलेंस इक्वेशन पूरा का, अब हम जानते हैं कि आज जो इक्वेशन है वो ये है कि 6CO2 + 12H2O लाइट है, क्लोरोफिल पिगमेंट लगे यहाँ पे, शुगर मॉलिक्यूल बनेगा, 6 वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिलीज होंगे और साथ में 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। क्लियर? तो ऑक्सीजन कहां से निकलता है, वाटर से निकलता है, इसको रेडियो आइसोटोप से हमने प्रूफ किया। ठीक है, नॉट दैट दिस इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन बट डिस्क्रिप्शन ऑफ मल्टी स्टेप प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब एक बात और है कि केवल और केवल जो है लाइट से काम नहीं बनता है, यानी फोटोसिंथेसिस एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, उसमें किसी जगह पर लाइट का इस्तेमाल होता है और कई जगह पर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी होती है। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 मॉलिक्यूल वाटर एज सबस्ट्रेट आर बीइंग यूज्ड इन इक्वेशन गिवन। तो आपको बताना यह है कि देखिए आप इसको देख के बताएंगे मेरे को, आपको ये बताना बेटा कि आपको ये बताना है कि यहां पर हमने 12 वाटर मॉलिक्यूल क्यों लिए, हमने व्हाई वी टुक द 12 वाटर मॉलिक्यूल इन द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। ठीक है, क्यों लिए बेटा हमने, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात यहां पे है कि
हमारे पास देखिए, हमारे पास जो है वो जो कार्बन है, 6 कार्बन थे हमारे पास, ये 6 कार्बन है, 6 CO2 ना, 6 कार्बन है तो C6 हो गया ये, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हमारे पास यहाँ पे, 12 ऑक्सीजन है हमारे पास यहाँ पे, कितना बेटा 12 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि 6 CO2 ना, तो एक CO2 में 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 6 CO2 में कितना हो गया, 12 ऑक्सीजन हो गया, उसमें से केवल हमको जो है 6 ऑक्सीजन चाहिए था हमको, ठीक है, ठीक है ना, यानी हमको केवल 6 चाहिए। अब रिमेनिंग 6 ऑक्सीजन जो है वो, चूंकि वो बाहर नहीं निकलता, वो वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब जो वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको हाइड्रोजन चाहिए उसके लिए, और जो हाइड्रोजन है तो H2O, 12 वाटर मॉलिक्यूल में कितना 24 हाइड्रोजन है, तो 12 तो 12 हाइड्रोजन हमने कहाँ यूज किया, हमने जो है ग्लूकोज में इस्तेमाल किया, एंड रिमेनिंग 12 हाइड्रोजन कहाँ यूज किया हमने, वो H2O में इस्तेमाल किया हमने, H2O के 6 मॉलिक्यूल बन गए, तो 6O2 ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा था वो यहाँ इस्तेमाल कर लिया हमने, है ना, और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया बराबर। तो एक्चुअली में इसका मतलब ये, कोई आपसे यदि घुमा के क्वेश्चन पूछता है आपसे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बनने वाले हाइड्रोजन, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनने वाला जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन कहां से आता है, तो उसमें ऑक्सीजन आता है CO2 से। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनने वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन आता है वाटर से, और ऑक्सीजन आता है उसका CO2 से, ठीक है ना, क्लियर। इसलिए हमें 12H2 की रिक्वायरमेंट हुई यहां पे। फिर इमर्सन और अर्नोल्ड की बात करें हम, तो इमर्सन और अर्नोल्ड ने पहली बार बताया कि जिस लाइट रिएक्शन को आप अकेला समझ रहे हो ना, वो अकेली भी नहीं है, वो कि वहां पर भी 2 लाइट रिएक्शन काम करते हैं, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड उसमें इन्वॉल्व है। फोटो सिस्टम फर्स्ट बोलते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड बोलते हैं। अब ये क्या है हम आगे बात करेंगे, अब इतना समझ लो कि जो इसको आप सिंपल लाइट रिएक्शन समझ रहे थे उसमें भी 2 स्टेप इन्वॉल्व है। रॉबर्ट हिल ने क्या बताया, रॉबर्ट हिल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, इन्होंने कहा कि he indicated that isolated chloroplast when eliminated in the presence of the water it liberate oxygen। तो इन्होंने, रॉबर्ट हिल ने क्या बताया, यदि आप प्लांट सेल से एक क्लोरोप्लास्ट को निकाल लोगे और निकालने के बाद इसको आप जो है वो जो है इसको लाइट प्रोवाइड करोगे, वाटर प्रोवाइड करोगे, तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस ये कर पाएगा। लेकिन उसकी शर्त ये है कि वहां पर कुछ ऑक्सीडेंट प्रेजेंट होना चाहिए, वहां पे कुछ ऑक्सीडेंट जैसे कि फेरिक ऑक्सीडेंट प्रेजेंट होना चाहिए। एंड व्हाट ऑक्सीडेंट डिड, ऑक्सीडेंट क्या करते हैं, दे आर बेसिकली दे कैरी दे रिसीव द इलेक्ट्रॉन के, जो ऑक्सीडेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और हो जाएगा रिड्यूस्ड। समझना बात के, ऑक्सीडेंट वे केमिकल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके खुद अपने आप को रिड्यूस कर लेते हैं के, मतलब दे बेसिकली दी इलेक्ट्रॉन टेकर, लेने वाले होते हैं के। तो इन्होंने कहा कि एक आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट जो है, जब उस पर लाइट डालोगे, वाटर प्रेजेंट होगा, तो वो ऑक्सीजन को रिलीज कर सकता है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वहां पर उसका कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला होना चाहिए। तो यहां पहली बार लोगों के दिमाग में बात आई कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, और इसको हिल रिएक्शन कहा गया इस चीज को। और इन्होंने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन होती है बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, और यहां पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन भी रोल प्ले करते हैं, कि इससे निष्कर्ष निकाला गया बाद में। रॉबर्ट हिल ने जो है वो इसके लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जिस एल्गी का इस्तेमाल किया उसका नाम था स्टेलेरिया मीडिया एल्गी का उन्होंने इस्तेमाल किया, याद रखिएगा, ठीक है। रूबेन हासिस एंड कैमेन, इन्होंने बताया, इन्होंने कंफर्म किया, वॉन नील ने पहले बताया था, कंफर्म किया इन्होंने कि ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में बाहर निकलती है वो वाटर के टूटने से निकलती है, और इसके लिए उन्होंने जो है वो रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल किया, H2O18 रेडियो लेवल वाटर का उन्होंने इस्तेमाल किया। आर्नोन और एलन ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि they propose that CO2 is fixed into sugar in chloroplast के, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अर्नोल्ड और एलन ने क्या किया, इन्होंने CO2 में कार्बन को रेडियो लेवल किया और बताया उन्होंने कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो शुगर में अपने कार्बन को कंट्रीब्यूट करती है, और इसको एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूफ किया, ठीक है। अब ये तो बात हो गई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कि क्या किसने कब क्या बताया के। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि कई सारे साइंटिस्ट इस पूरी के पूरे नॉलेज में इन्वॉल्वमेंट के, मतलब आप जिस चीज को सोचते हो ना कि ये एक इक्वेशन है, आप क्या सोचते हैं, बोलते हैं अच्छा 6CO2 12H2O, आगे रोला के अपने कहा ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल C6H12O6 प्लस अपने कहा 6H2O प्लस 6CO2, आप बोलते हैं ये तो एक ही इक्वेशन है। आपको पता उस एक इक्वेशन को जानने में कई सौ वर्षों का वक्त लग गया, कई सौ वर्ष लोगों ने कई सौ वर्ष का वक्त लगा, उसमें काम हुए, कई सारे नए नए प्रयोग किए गए, बार बार पुरानी अवधारणाओं को हटा के नई अवधारणाओं के बारे में विचार किया गया, तब जाके हमको वो नॉलेज मिला, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस के। याद रखिए, नंबर 1 हमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, एक हेल्दी प्लांट चाहिए पड़ेगा, एटमॉस्फेयर से CO2 चाहिए पड़ेगा,
सॉइल से वाटर चाहिए पड़ेगा और लाइट चाहिए पड़ेगा हमें, तब तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, मतलब प्लांट तभी जो है फूड का निर्माण कर पाएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि वाटर सॉइल से, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिएंट भी इंपॉर्टेंट है जो सॉइल से लिए जाते हैं, ठीक है, और CO2 को लिया यहाँ पे, O2 को बाहर छोड़ा यहाँ पे, लाइट को लिया यहाँ पे, ठीक है, और पौधे के हरे भाग जिनमें क्लोरोप्लास्ट होगा वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर। और जो फोटोसिंथेसिस होगा तो उससे शुगर बनेगा, वो ग्लूकोज बनेगा, और शुगर का जिस फॉर्म में ट्रांसलोकेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। तो याद है मैंने आपसे कहा था बेटा कि प्लांट में शुगर बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, इसका ट्रांसलोकेशन होता है सुक्रोज के फॉर्म में, और स्टोर होता है ये स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, और ये ग्लूकोज अलग अलग केमिकल में भी कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो मैंने कहा शुगर लगेगा उसमें, शुगर बने क्या क्या उत्पाद क्या बनेंगे उसमें, तो शुगर बनेगा उसमें, और जो है स्टार्च के फॉर्म में इकट्ठा होगा वो, इसको हम फोटोसिंथेटाइज भी कहते हैं इसको हम। ठीक है, वाटर बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा इसमें। क्लियर, ठीक। केमिकल इक्वेशन देखेंगे तो आपके सामने ये इक्वेशन है यहाँ पे 6CO2 + 12H2O, ग्रीन प्लांट, लाइट एनर्जी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है, 6 वाटर मॉलिक्यूल एंड 6 ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, याद रखिएगा आप। ठीक है ना, क्लियर, ठीक। तो इस इक्वेशन को लिखेंगे से, मैंने कहा आपसे लिखेंगे से 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड + 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंबाइन in the presence of green plant and light energy to form 1 molecule of sugar plus 6 molecule of water and 6 molecule of oxygen। के हिंदी में बोलते हैं इसको आप कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु 6 मॉलिक्यूल जल के 12 अणुओं के साथ में क्रिया करते हैं। इसके लिए हरा ग्रीन प्लांट और लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके फलस्वरूप एक शुगर मॉलिक्यूल बनता है और 6 मॉलिक्यूल वाटर के और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्राप्त होते हैं। ठीक है, कुल मिला के जो नॉलेज है हमारा अब ये मालूम चल गया कि देखिए रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, एंड क्या रिएक्ट कर रहा है आपस में और बन क्या रहा है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आप देख रहे हैं ना फ्लो चार्ट, ये इंपॉर्टेंट है के रिएक्टेंट जो अभिक्रिया कर रहे हैं 6CO2 एंड 12H2O। ठीक है, और जो एनसीईआरटी ने पूछा था कि क्यों 12 बार वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, तो आप देखिए आपका उत्तर यहां मिल गया आपको। तो इसमें से क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल में से देखिए आप है ना हाइड्रोजन को निकाला तो और CO2 में ऐड कर दिया। मतलब क्या हो रहा है बेटा, इस CO2 जो है उसका कार्बन और उसका ऑक्सीजन शुगर मॉलिक्यूल में डायरेक्ट जा रहा है के, और उस CO2 में हमने हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, CO2 का हो रहा है रिडक्शन, हाइड्रोजन को आप ऐड कर रहे हो मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है के। फिर वाटर मॉलिक्यूल को 2 हिस्सों में तोड़ रहे हो आप, हाइड्रोजन अलग निकाला आपने, उसका ऑक्सीजन अलग निकाल लिया, तो वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। क्लियर, क्लियर, ठीक है। देखिए ना, तो कुल मिला के क्या देखा हमने, कहा कि फोटोसिंथेसिस सच्चे अर्थों में एक रेडॉक्स प्रक्रिया है जिसमें वाटर होता है ऑक्सीडाइज्ड और CO2 होता है रिड्यूस्ड के। लेकिन जब कोई आपसे एक ऑप्शन देगा, आपको ये नहीं, आपको बोल रहा है वो कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक रिएक्टिव प्रोसेस है या ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, तो आपको चुनना आंसर है रिएक्टिव प्रोसेस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का एम क्या है, एम उसका है शुगर मॉलिक्यूल का बनना, CO2 का फिक्स होना ही फोटोसिंथेसिस सच्चे अर्थों में। ठीक है, तो क्या कहा मैंने कहा आपसे कि CO2 का रिडक्शन हुआ तो ग्लूकोज बन गया, और वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो गया। ठीक है, तो देखिए कंक्लूजन निकाला कि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस, मॉलिक्यूल बन रहा है, क्रिएशन हो रहा है, क्रिएशन ऑफ ए मॉलिक्यूल हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, आप बोलोगे वाटर टूट गया सर, टूटने के बाद बेटा हमने एक मेजर मॉलिक्यूल बायोसिंथेटिक पाथवे के अकॉर्डिंग हमने लाइफ के लिए एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल क्रिएट किया, इसलिए एनाबॉलिक पाथवे के। एंडोथर्मिक, चूंकि बाहर से एनर्जी को लिया गया है इसलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यदि एनर्जी बाहर निकलती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, रिडक्टिव प्रोसेस, क्योंकि CO2 को रिड्यूस करके आपने इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल शुगर बनाया आपने। ठीक है, क्लियर। तो चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, कई महत्वपूर्ण खोज के ऊपर बात की हमने, और एक आउटलाइन देखा हमने फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे, हम देखेंगे कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं, किस प्रकार से वो रिएक्ट करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो पिगमेंट्स जो है वो उनमें क्या खासियत होना चाहिए, किस तरह के पिगमेंट के टाइप क्या होते हैं बात करेंगे, रिएक्शन सेंटर क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि प्लांट फिजियोलॉजी में आपको मजा आ रहा होगा। देखो जब तक आप डूब कर मजा लेकर नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपको रटना पड़ेगा, और रटना नहीं है। कमांडो रटते नहीं, कमांडो समझते हैं। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers
an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentor's online app from Google Play Store.